नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 64 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि मैंने 63 क्लास में बताया था कि आप लोगों का बेसिक जो है बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अब जो दोस्तों हम लोग आज से यानी कि 64 क्लास से जो हम लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे वो एक अलग लेवल का होगा। और निश्चित रूप से दोस्तों ये जो अब जो तैयारी मैं करवा रहा हूँ आप सभी को यानी कि 64 से, वो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और भी आपके जो तैयारी करने की क्लैरिटी है वो ज़्यादा दोस्तों साफ होती चली जाएगी। वो और भी अच्छे तरीके से आप जो है एब्जॉर्ब कर पाएंगे, क्लास को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज के क्लास को आप लोग ज़रूर अंत तक देखेंगे। और दोस्तों अब मैं आप सभी को एक बात और बताने जा रहा हूँ कि दोस्तों अगर आप अभी तक इस नोट्स को परचेस नहीं किए हैं तो अब आपके पास बिल्कुल भी समय कम रह गया है। क्योंकि दोस्तों अगर आप बेसिक में नहीं खरीद पाए तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन अब चूंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों का शुरू हो चुका है तो दोस्तों अब आप लोगों को ये नोट्स खरीद लेना चाहिए। और जो लोग अब तक पूरा बेसिक कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, किसी ना किसी दिन काम पड़ गया है, कहीं बिजी हो गए और क्लास कहीं ड्रॉप किए हैं, तो मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहूँगा कि बेसिक बहुत ही अच्छा क्लास में बताया हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हूँ और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर मैं जो फुल फॉर्म बताया हूँ, जो काफ़ी चीज़ें जानकारी दिया हूँ, वो आपको कहीं भी देखने को अब नहीं मिलेगा। तो दोस्तों बेसिक आप लोग ज़रूर कंप्लीट कर लिया कीजिए। बाकी दोस्तों आप लोग आज के सेशन पर आते हैं। और दोस्तों अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो सिंपल से आपको www.helpinggauravdotcom की वेबसाइट पर जाना होगा। आप लोग जैसे यहाँ पे जाएंगे आपके सामने बेल्ट्रॉन डीओ नोट्स बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे, एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर में आपको क्यूआर कोड दिखेगा। क्यूआर कोड को स्कैन करके गूगल पे से, याद रहे दोस्तों गूगल पे से आपको 499 रुपीज़ जो है आपको पे कर देना है। उसके बाद अपना नाम, अपना जीमेल अकाउंट, अपना व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट का शॉर्ट स्क्रीन अपलोड करके सबमिट कर देना है। अगर दोस्तों किसी तरह की भी समस्या आती है तो बेझिझक जो है आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करें और पूछें कि कैसे नोट्स परचेज करना है। आपको हमारी टीम के द्वारा काफ़ी मदद पहुंचाई जाएगी। बाकी दोस्तों चलिए हम लोग आज के क्लास पर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियाँ, इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे काफ़ी क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आएगा कि पहली पीढ़ी की कंप्यूटर किस जनरेशन के, मतलब पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन के, वो कौन से किस ईस्वी से किस ईस्वी के बीच के थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम कौन कौन सा है, मतलब उस जनरेशन में कौन कौन सा कंप्यूटर जो है डेवलप किया गया। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पहली पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो 1940 ईस्वी से लेकर 1956 ईस्वी के बीच के कंप्यूटर जो है वो हमारा फर्स्ट जनरेशन यानी कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो देख सकते हैं आधारित जो थे वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे, यानी कि वैक्यूम ट्यूब का उस समय प्रयोग किया जाता था कंप्यूटर को चालू करने में। पंच कार्ड पर भी आधारित थे, पंच कार्ड का भी उपयोग पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था। बहुत सारे एसी का प्रयोग किया जाता था, मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था, मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। स्पीड काफ़ी कम होती थी, ठीक है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की, और आकार जो है वो बड़ा होता था। अब दोस्तों आपको यहाँ पे समझना है कि आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थी। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। नंबर 1 प्रश्न, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर पर पंच का किसका इस्तेमाल किया गया था। तो पंच कार्ड का आविष्कार किया गया था, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था, और भी बहुत सारा आपको चीज़ दे देगा। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। तो याद रखना है कि पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था, पंच कार्ड पर आधारित थी पहली पीढ़ी की कंप्यूटर। बहुत सारे एसी का प्रयोग कौन से कंप्यूटर में की जाती थी, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में, और दूसरी पीढ़ी के भी कंप्यूटर में की जाती थी। लेकिन आपको सिर्फ अगर पहली पीढ़ी का ऑप्शन दिखता है तो आपको पहली पीढ़ी पर ही टिक करना है। कैसे, वो भी आपको आगे आगे धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी भाषा का उपयोग किया गया था। मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। स्पीड कम और आकार बड़ा, ये दोस्तों पहली पीढ़ी कंप्यूटर है। अब इसी सारे प्रश्न को और घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है, कि वैक्यूम ट्यूब पर आधारित कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर है, पहली पीढ़ी के, दूसरी पीढ़ी के, तीसरी पीढ़ी के, या पंच कार्ड पर आधारित सिस्टम जो है किस जनरेशन के कंप्यूटर थे। तो ऐसा प्रश्न आपको घुमा के पूछा जा सकता है। इसलिए दोस्तों काफ़ी क्लैरिटी के साथ आप सभी को समझना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ उदाहरण, पहली पीढ़ी में जो निर्मित कंप्यूटर हुए उसका कुछ उदाहरण देख सकते हैं। ENIAC है, ठीक है, एडवैक है, यूनिवैक है, एडसेक है, IBM 650 है, IBM 701 है, मार्क 1 और मार्क 2, ये सारे कंप्यूटर जो है पहली पीढ़ी में ही निर्मित हुए थे। आपसे ज़्यादातर प्रश्न ENIAC के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, ENIAC का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर ENIAC, एडवैक, यूनिवैक, एडसेक, IBM 650, IBM 701, मार्क 1, मार्क 2, ये सारा को याद रखना है। लेकिन ये सारा चीज़ ऊपर वाला आपको बहुत ही ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, खासकर दोस्तों ENIAC के बारे में जरूर ध्यान में रखिएगा।
कि ये पहली पीढ़ी में निर्मित हुए थे। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के फायदे क्या क्या थे। ठीक है, पहले हम लोग बात करेंगे फायदे के, फिर हम लोग बात करेंगे नुकसान के बारे में। तो इस पीढ़ी के यानी कि पहले पीढ़ी के कंप्यूटर डेटा की कैलकुलेशन यानी कि गणना बहुत तेजी से करते थे। ठीक है, ये जो है मिली सेकेंड में गणना कर सकते थे। ठीक है, ये मिली सेकेंड में, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर मिली सेकेंड में गणना कर सकते थे। वहीं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है ना वो माइक्रो सेकेंड में गणना कर सकते थे। ठीक है, उस समय जो है कांच के बने वैक्यूम ट्यूब आसानी से मिल जाया करते थे। ठीक है, पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो किस पर आधारित थे, तो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे, और वैक्यूम ट्यूब जो बना होता है वो कांच का होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कांच के बने वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, कांच के बने वैक्यूम ट्यूब बहुत ही आसानी से मिल जाते थे। वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी ज़्यादा महंगी भी नहीं थी, ये बहुत ही अच्छी बात थी। कंप्यूटर के पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ फायदे थे। ठीक है, इन कंप्यूटरों में जो है वैज्ञानिक काम करते थे। ठीक है, साइंटिफिक जो है काम करते थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में साइंटिफिक काम करते थे यानी कि वैज्ञानिक काम करते थे। ठीक है, इन कंप्यूटरों में इंफॉर्मेशन और डेटा को स्टोर करने की क्षमता थी, यानी कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है इंफॉर्मेशन को जो है और डेटा को स्टोर करने की क्षमता थी। अब हम लोग बात करेंगे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के नुकसान क्या क्या थे। ठीक है, तो पहली जनरेशन के कंप्यूटर का साइज काफ़ी बड़ा होता था। ठीक है, यानी कि एक हॉल में रखना पड़ता था इस कंप्यूटर को, एक पूरा रूम में, बड़े से रूम में इसको शिफ्ट करना पड़ता था। तो ये जो है इसकी कमियां थी कि जैसे आज के समय में लैपटॉप आप छोटा सा एक टेबल पर रख के या अपने जो है कहीं भी हाथ पे रख के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों सुविधा उस समय नहीं थी। ये काफ़ी बड़ा नुकसान था उस समय के कंप्यूटर में कि पूरा एक रूम चाहिए था, पूरा एक हॉल चाहिए होता था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को एडजस्ट करने के लिए, तो साइज काफ़ी बड़ा होता था। ठीक है, इस जनरेशन के यानी कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के जनरेशन के कंप्यूटर काम करते समय काफ़ी गर्म हो जाया करते थे, जिसके कारण काफ़ी एसी लगाना पड़ता था। याद रख सकते हैं पहली पीढ़ी के कंप्यूटर काफ़ी गर्म हो जाती थी। ठीक है, मतलब काफ़ी जो है यूज़ करने वाले को परेशानी होती थी, पूरा वो माहौल को ही गर्म कर देता था। ठीक है, कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशन यानी कि एसी की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, कि कौन से पीढ़ी के कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए एयर कंडीशन की ज़रूरत पड़ती थी, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए, उसकी गर्मी को थोड़ा कम करने के लिए एयर कंडीशन यानी कि एसी की ज़रूरत पड़ती थी। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग बात करने वाले हैं अपने जो है बड़े आकार के कारण ये बहुत अधिक मात्रा में बिजली का इस्तेमाल करते थे। काफ़ी ज़्यादा बिजली भी जो है कंज्यूम करती थी, क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा हुआ करता था। ठीक है, इसलिए ये क्या करता था, बिजली काफ़ी ज़्यादा खपत करती थी। ठीक है, इन कंप्यूटरों को जो है मेंटेन करके रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को मेंटेन करके रखना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता था, पूरे रूम में भरा हुआ होता था, तो कुछ परेशानियां उस समय होती थी। ठीक है, ये केवल मशीनी लैंग्वेज, देख सकते हैं मशीनी लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे जो है स्पेस हो गया है जौ के सामने से। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है, केवल जो है ये केवल मशीनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे और इसमें प्रोग्रामिंग करना भी एक कठिन कार्य था। तो ये इसका एक नुकसान था कि ये केवल जो है ना पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो है मशीनी लैंग्वेज का ही सिर्फ इस्तेमाल करते थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर मशीनी लैंग्वेज का इस्तेमाल, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया शॉर्ट में कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो है इसमें क्या था ना कि मशीनी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था और इसमें प्रोग्रामिंग करना काफ़ी मुश्किल काम होता था। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं दूसरी पीढ़ी की। तो दूसरी पीढ़ी जनरेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1956 से 1964, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का आप देख सकते हैं 1940 से 1956 में समाप्त हुआ। वहीं दोस्तों दूसरी पीढ़ी में 1956 से 1994, ये दूसरी पीढ़ी थी। अब दूसरी पीढ़ी की जो कंप्यूटर थी वो ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। याद रखिएगा दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थी, ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ट्रांजिस्टर पर आधारित किस पीढ़ी के कंप्यूटर थे, तो याद रखना है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। चुंबकीय टेप या चुंबकीय डिस्क का जो है इस्तेमाल होता था उस समय। ठीक है, असेंबली भाषा, याद रखिएगा दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में असेंबली भाषा, पहली पीढ़ी में मशीनी भाषा और दूसरी में देख सकते हैं असेंबली भाषा का उपयोग होता था, बेसिक और कोबोल वगैरह। ठीक है, ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर इन सारी चीज़ों पर आधारित थी। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण क्या हैं। ठीक है, यूनिवेक 1108 यानी कि 1108, CDC 1604 है, CDC 3600 है, हनीवेल 400 है, IBM 1650 है, IBM 7094 है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। IBM 1620 है, IBM 1620 बोलिए या फिर IBM
7094 बोलिए। ये सारा जो दोस्तों कंप्यूटर है वो दूसरी पीढ़ी पर आधारित है, दूसरी पीढ़ी के जनरेशन में इन सारे कंप्यूटर को बनाया गया था। यहाँ पे आपको दो मुख्य रूप से जो है आप देख सकते हैं कि एनीवेक 1108 और हनीवेल 400, ये आपको ध्यान में रखना है, ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि देख सकते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के फायदे क्या क्या थे, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं पहली पीढ़ी की तुलना में इस पीढ़ी के कंप्यूटर का साइज काफी छोटा हो गया था, ठीक है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को रखने के लिए एक रूम की आवश्यकता पड़ती थी, वो अब यहाँ नहीं पड़ रही थी, साइज थोड़ा छोटा हो गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर काम करते समय जल्दी गर्म नहीं होते थे, गर्म होता था लेकिन थोड़ा लेट से, थोड़ा वक्त से और थोड़ा कम जो है मतलब गर्म होता था। ये अपने छोटे आकार के कारण बिजली की खपत कम करता था, जबकि पहली पीढ़ी की कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा बिजली खपत करती थी। दूसरी पीढ़ी वाले कंप्यूटर के काम करने की स्पीड काफ़ी अच्छी थी, ये डाटा को मैक्रो सेकेंड में कैलकुलेट कर लेता था, वो मिली सेकेंड में, और पहली पीढ़ी में मिली और दूसरी में मैक्रो सेकेंड में कैलकुलेशन कर लेता था, ठीक है। याद रखिएगा, प्रश्न घुमा घुमा के आपसे काफ़ी तरीके से पूछा सकता है कि मैक्रो सेकेंड में गणना करने वाले द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे। ये बात सत्य है, असत्य है, सत्य है परंतु और भी XYZ उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो याद रखना है कि मैक्रो सेकेंड में दूसरी पीढ़ी के और मिली सेकेंड में पहली पीढ़ी के जनरेशन के कंप्यूटर कर सकते थे। इसको ऑप्शन के साथ, सत्य और सत्य के साथ, ठीक है, इस तरह से ट्रू फॉल्स के साथ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। पहली पीढ़ी के मुकाबले दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को मेंटेन करके रखना थोड़ा आसान था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल काम था, वहीं दोस्तों दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को मेंटेन करना थोड़ा आसान काम हो गया था। पहली पीढ़ी की तुलना में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर सस्ते थे, ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। ये फायदे हैं कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे उससे सस्ता जो है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, ठीक है। इनकी एक्यूरेसी जो है, यानी कि दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर की एक्यूरेसी, शुद्धता जो है, शुद्धता अधिक थी और ये विश्वसनीय, ठीक है, रिलायबल जो होते थे, ठीक है ना, क्या होते थे, विश्वसनीय होते थे, ठीक है। एक्यूरेसी भी अच्छा होता था और विश्वसनीय भी होते थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के नुकसान क्या थे। तो जैसा कि देख सकते हैं दूसरे पीढ़ी की जनरेशन के कंप्यूटर कम गर्मी पैदा करते थे, फिर भी उन्हें ठंडा रखने के लिए AC की ज़रूरत पड़ती थी, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, ठीक है। पहली पीढ़ी में तो AC लगता था ही, लेकिन दूसरी पीढ़ी में भी लगता था, क्योंकि ये थोड़ा लेट से गर्म होता था लेकिन गर्म होता था, इसलिए इसमें भी AC का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर को लगातार मेंटेनेंस यानी कि रख रखाव की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर का जो है लगातार रख रखाव की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। इसका इस्तेमाल यानी कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का इस्तेमाल केवल कुछ विशेष काम को पूरा करने के लिए किया जाता था, ठीक है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को वैज्ञानिक वगैरह इस्तेमाल करते थे, ठीक है, और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को कुछ विशेष काम करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। ये इसका नुकसान है। पहली पीढ़ी की तरह इस पीढ़ी के कंप्यूटर भी इनपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग करते थे। याद रखिएगा कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था, और वहीं दोस्तों इनपुट के लिए दूसरी पीढ़ी में भी पंच कार्ड, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पहली पीढ़ी में यहाँ पे आप देख सकते हैं आधारित पर ही पंच कार्ड डाला हूँ, ठीक है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर पंच कार्ड पर तो आधारित थी, लेकिन वहीं दोस्तों दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर भी जो है पंच कार्ड का इस्तेमाल करती थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो तीसरी जनरेशन के बारे में चर्चा करेंगे, वो दोस्तों कल के सेशन में चर्चा करेंगे। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया हो। दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो तो बिना समय बर्बाद किए हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और अब तक अगर नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो www.helpinggaurav.com के वेबसाइट से जाकर परचेस कर लीजिए। किसी तरह की समस्या होती है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।